इम्तियाज सर की कहानियां जो हैं वो चलती नहीं बहती हैं, जैसे संगीत बहता है। जैसे किसी खामोश शहर में या किसी खामोश इलाके में आप जाएंगे और कोई पुराना रेडियो आपको सुनाई पड़े। इम्तियाज सर की फिल्मों की कहानियां वैसी होती हैं। इश्क का एक नया वर्जन जो है उन्होंने सिखाया हमें। यह बताया कि मिलते कैसे हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इश्क में रहते कैसे हैं, लोग इश्क में जीते कैसे हैं। और इसीलिए आज इम्तियाज सर, मैं पहला सवाल यही पूछूंगा आपसे कि क्या इश्क को किसी एक परिभाषा में ढाला जा सकता है? नमस्कार। आप जब ये सब कह रहे थे तो मेरे दिमाग में गालिब का एक शेर चल रहा था जो मैं आपको बता दूं। बक रहा हूँ बेखुदी में क्या कुछ, बक रहा हूँ बेखुदी में क्या सब कुछ, ऐसा कुछ है, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। ऐसा लगता है कि जो आप कह रहे हैं वो चीज़ें मुझे मुतासिर बहुत करती हैं लाइफ में। क्यों हुआ जो हुआ, क्यों किया जो मैंने किया, इसका कोई आंसर नहीं है। ये एक बेखुदी का ही माहौल होता है व्हेन यू आर राइटिंग, व्हेन यू आर कंसेप्चुअलाइजिंग समथिंग, क्रिएटिंग समथिंग। आपको पता नहीं होता आप क्यों करते हो, उसका कोई लॉजिकल कारण नहीं होता। उसी तरह से मेरे ख्याल से मेरी फिल्मोग्राफी, मेरी कहानियाँ, कैरेक्टर्स, साइट्स एंड साउंड्स दैट वन फाइंड्स इन माई फिल्म्स, वो किसी प्लान के तहत नहीं है। वो इसी तरह से फ्लो कर रहे हैं, बेखुदी में फ्लो कर रहे हैं। लेकिन सवाल सर ये था कि क्या इश्क को किसी परिभाषा में ढाला जा सकता है? क्योंकि जिस तरह से इश्क आपने दिखाया है, बहुत लोग ऐसे हैं जो दशकों के बाद भी आज भी महसूस कर रहे हैं और उसी नॉस्टैल्जिया में जी रहे हैं। अगर मेरे पास इसका आंसर होता तो मैं फिल्में बना ही नहीं रहा होता। मुझे लगता है मेरे फिल्म इंडस्ट्री के कई मित्र यहाँ पर हैं, दे विल अग्री दैट अगर हमें पता होता ना कि क्या आंसर है तो हम फिल्म नहीं बनाते। वो हमें खुद नहीं पता है कि प्रेम की परिभाषा होती है कि नहीं, या उसको किस तरह से देखा जाता है। दो प्रेम एक जैसा हो सकता है कि नहीं, एक इंसान को कई लोगों के साथ प्रेम हो सकता है कि नहीं। लैला मजनू का जो प्रेम था, क्या वो कबीर और परमात्मा के प्रेम से अलग था, ये हमें नहीं पता है। हम ढूंढ रहे हैं इसके बारे में, और जो ढूंढन है ना, वो जो सर्च है, वही हमारी फिल्में, हमारी कविता होती है। तो मुझे पता नहीं है। इम्तियाज़ के बारे में कहते हैं कि उनकी फिल्में हिट होती हैं, लोगों के जहन में रहती हैं, लेकिन 2-3 साल बाद समझने में समय लग जाता है। रॉकस्टार को लोगों ने देर समझा, तमाशा अभी भी लोग समझ रहे हैं, आप 2015 में समझ लिए थे। लैला मजनू दोबारा रिलीज होकर हिट हो रही है। ये लोगों की गलती नहीं है, ये मेरी कमज़ोरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई अच्छे से अपनी कहानी कह सकता है तो वो कहानी सिंपल तरीके से ही जाहिर होती है। शायद मेरी क्षमता भी शायद और बढ़ेगी, मैं और फिल्में बनाऊंगा, प्रयास करूंगा कि सिंपल तरीके से जो सोफिस्टिकेटेड कहानी या जिसको कॉम्प्लिकेटेड लगती है वो ना लगे। तो मेरा प्रयास जारी है। मुझे लगता है कि आखिर ज़िंदगी में मैं एक सरल पिक्चर भी बना पाऊंगा। लैला मजनू आपने लिखी और डायरेक्ट नहीं किया, अलग अलग थ्योरीज आती है, आपने क्यों डायरेक्ट नहीं किया उससे? क्योंकि मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे काम में ना किसी और का भी फ्लेवर हो। आदमी खुद से भी तो बोर हो सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरा डायरेक्ट करे तो मैं लिखूँ, तो मैं भी कुछ सीखूँ, कुछ नया झगड़ा हो। हाँ, वो मेरे ख्याल से वो अनअवॉइडेबल है, क्योंकि अगर मैं काम करूंगा तो मेरा थोड़ा सा उसमें फ्लेवर तो जाएगा। नहीं, अविनाश कहते हैं कि वो जो गिरने वाला सीन था लैला को देखकर, ना डायरेक्टर कन्विंस थे ना एक्टर कन्विंस, होने लगा ये क्या करवा रहे हैं। फिर कहा कि इम्तियाज करवा रहे हैं, कुछ तो बेहतर होगा। इसी तरह की कॉन्फिडेंस से ना जिंदगी चल रही है मेरे ख्याल से। तो उन्हें बस ऐसे बेहोश होकर के गिरना था, मगर उन्होंने वैसा किया। बट एक वो ये ना कि हमारे काम में ना सब कुछ समझा नहीं जा सकता, कुछ चीज़ें ना फील करके की जाती हैं। इम्तियाज़ अली की फिल्मों में रहमान साहब की बहुत बातें होती है, मोहित चौहान की बहुत बातें होती है। मुझसे कई लोगों ने कहा कि इरशाद कामिल का उनके जीवन में क्या रोल है, उस बारे में पूछिएगा, क्योंकि राइटर अक्सर फिल्म की या गानों की जान होता है। खासतौर पर जो गाने आपके आए, बड़े खूबसूरत गाने हैं इरशाद कामिल साहब ने जो लिखे हैं, लेकिन उतनी पहचान नहीं मिलती। मोहित साहब के बारे में बहुत बातें होती है, रहमान साहब के बारे में। इरशाद कामिल के बारे में बताइए, और इरशाद कामिल की सबसे फेवरेट लाइन आपकी कौन सी है? उनकी कई सारी फेवरेट लाइन्स हैं। एक तो जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे। देखिए, एक शख्स, एक राइटर अपनी बातों को कितने अच्छे से पहचानता है कि उसे पता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो चीज़ों को बर्बाद कर रही है। इससे ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि इरशाद कामिल एज अ राइटर, एज अ क्रिएटिव पर्सन,
इज़ वेरी वेल अवेयर ऑफ हिज ओन कैपेसिटीज़। कोई समझ नहीं रहा यार मेरे जोक्स को। आप लोग समझे मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा ठीक है, थोड़ा फिर जवाब दे दो, हौसला अफजाई होती है। वेरी गुड। खुद को मैं जीता तुमको नहीं। मैं हार गया। बहुत सारी। कौन सा? खुद को मैं जीता तुमको मैं हार गया। हाँ खुद को मैं हारा तुमको मैं जीता हूं, तुम हो। हाँ, तुम हो। तुमको मैं जीता हूँ इस जीता भी हूँ और विक्ट्री भी पाया हूँ और जी भी रहा हूँ। हाँ, so Irshad has written many big, important, interesting lines which have become the basis of the soul of many films that I have made. और आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि बहुत सारे फिल्में, 9 फिल्में मैंने डायरेक्ट की हैं, 9 की 9 में लिरिक्स इरशाद कामिल ने ही लिखा है। कोई और ऐसा टेक्नीशियन नहीं है जिसने मेरी हर फिल्म में काम किया है। ऑब्वियसली मैं उस पर बहुत ज़्यादा आश्रित हूँ। एंड तो दिल ज्यादा किसके टूटे थे, आपके या इरशाद साहब के? इरशाद के। कई बार तो उन्होंने खुद भी तोड़वाए रॉकस्टार की तरह अपना दिल। मगर हमारे बीच में ये होता है कि मैं जो हम दोनों को पोइट्री में बहुत इंटरेस्ट है और वैसे भी ज़िंदगी में बहुत इंटरेस्ट है, और हम एक दूसरे के साथ इतनी देर से हैं कि हम बेतकल्लुफ़ बहुत हैं। और इरशाद की एक कैपेसिटी, 2-3 चीज़ें उसकी बहुत काबिल तारीफ़ है। एक तो ये कि वो जो सोफिस्टिकेटेड आला चीज़ें हैं उसको भी समझता है, और जो बिल्कुल ही जो अदना चीज़ें हैं ना, बहुत ही वल्गर जोक्स होते हैं और बहुत ही फूहड़ बातें होती हैं, वो समझता है और अप्रिशिएट करता है। हाँ, जो रॉकस्टार में देखा हमने। हाँ, तो वो अपनी मतलब आलानेस और फूहड़ता दोनों वो फिल्मों में ले आता है। और उसके साथ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है उसका। और दूसरी बात क्या है ना कि ही नेवर गिव्स अप, ही नेवर गिव्स अप। हमारे झगड़े भी होते हैं मगर वो आखिर मोमेंट तक भी फिर से लिखता ही रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो उसकी फेमस भी हुई हैं या लोगों को पसंद आई है ना, वो उस वजह से भी हुई हैं कि आखिर मोमेंट पर भी उसने कुछ उसको बेहतर करने की कोशिश की थी।